नेहरू हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं हूं महेश शर्मा। और आज एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे जो विषय जुड़ा है 140 करोड़ की आबादी से, जिसका एक एक व्यक्ति के ऊपर असर पड़ता है। हम उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं जिसे कहा जाता है जीएसटी, या आमतौर पर लोग आजकल कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स। यानी एक अजीब सा एक माहौल बनाया गया कि जीएसटी आने के बाद क्या हो गया है, क्या होता है जीएसटी। लेकिन मैं उन दिनों को याद करता हूं कि जब एक लोकल टैक्स होता था, स्टेट का टैक्स होता था, सेंट्रल एक्साइज के टैक्स होते थे, न जाने कितने ही टैक्स हुआ करते थे। लेकिन आज जो व्यवस्था बनी है जीएसटी की, आज हमारे साथ गेस्ट हैं जितेंद्र भारती जी, जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है, एमबीए है, और आप डिस्ट्रिक्ट की टैक्सेशन एसोसिएशन उसके आप सेक्रेटरी हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सीधे सीधे चर्चा करेंगे कि जीएसटी, जो कि एक बहुत ही साधारण और सिंपल सा टैक्सेशन है, जिसे आमतौर पे जीएसटी टैक्स या गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता है, उसके विषय में मैं चाहूंगा कि आप जानकारी दें। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज के इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूँ तो जीएसटी का सिंपल भाषा मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अब सबसे बड़ी बात है, ये देश में लाया क्यों गया था। सर, होता क्या था, इससे पहले हमारे देश में 17 डिफरेंट प्रकार के टैक्स हुआ करते थे और 13 डिफरेंट प्रकार के सेस हुआ करते थे। आप जैसे आज के टाइम में एक देश को दूसरे देश में गुड्स भेजने होते हैं तो दूसरा देश उस पर टैक्स लगाता है। तो हमारे देश में जीएसटी से पहले क्या होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी गुड्स जाते थे तो हर स्टेट अपना टैक्स लगाती थी। क्या ऐसा भी था कि एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है तब भी टैक्स लगता था? हाँ सर, तब भी टैक्स लगता था। इससे पहले हमारे देश में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, कई तरह के टैक्स होते थे। कोई स्टेट कपड़े पर 5% टैक्स ले रही है तो कोई स्टेट कपड़े पर 12% टैक्स ले रही है। तो मतलब कोई असमंजस में था पूरा देश। तो जिससे क्या होता था, जो प्रोडक्ट होता था उसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बढ़ जाती थी। कई बार क्या होता था, बॉर्डर्स पे ट्रकों की लाइन लगा करती थी। लेकिन इन सब चीजों को कम करने के लिए हमारे देश में जीएसटी लाया गया, जिसको वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। आमतौर पे जो पहले एक धारणा थी कि बहुत बड़ा टैक्स है जी, और इसका तो परसेंटेज है 28% है, कोई 32% है या 16% है। क्योंकि जब ये टैक्स लाया गया था तब शायद 28% था, और अब धीरे धीरे कुछ अलग अलग जो श्रेणियां हैं उन पे ये टैक्सेशन कम किया गया है। अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि आज की डेट में ये जो स्लैब है वो क्या है और कहाँ कहाँ लागू है। सर, जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय हमारे देश में 0% टैक्स, 5% टैक्स, 12% टैक्स, 18% और 28% की 5 स्लैब्स हुआ करती थी। बट अभी रिसेंटली चेंजेस आए 22 सितंबर को। उसमें हमारे देश में क्या हुआ कि 12% और 28% को गवर्नमेंट ने खत्म ही कर दिया। बहुत सी चीजें हैं, जैसे सीमेंट है, उस पर 28% टैक्स होता था, आज की डेट में 18% है, जिससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हुआ है। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है वो सस्ता हुआ है। ट्रकों पर 28% टैक्स होता था, आज की डेट में 18% हो गया है। जो मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर गवर्नमेंट ने जीरो ही कर दिया टैक्स। ऐसी 33 मेडिसिन थी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिस पर बहुत भारी भरकम टैक्स लगता था। यानी ये जो आपने अभी चर्चा की, मैं आपको रोक रहा हूँ, जो इंश्योरेंस की बात है, मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे देश में जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत महंगी हैं, और बहुत सारे लोग इस पॉलिसीज को, जो कि ये पॉलिसीज हैं इसकी हेल्थ पॉलिसीज, वो नहीं लेते। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जब ये टैक्स कम हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने पॉलिसीज भी ली होंगी और उनका जीवन भी इससे संवर रहा होगा, ताकि उनको जो समस्याएं आती थी कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उससे बचाव हुआ होगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी पर्सन इन इंडिया। क्योंकि हेल्थ जो है, मेडिकल की जो कॉस्ट है हमारे देश में वो सबसे महंगी है। अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेमेंट पे करना पड़ता है अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है। तो आम आदमी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले नहीं पाता था। वो सोचता था कि तो इस पर मैं 18% टैक्स भी पे कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट ने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया इस टैक्स को कम करके। एक आम आदमी इस इंश्योरेंस को अब ले सकता है रीजनेबल रेट में। बेसिकली क्योंकि मैंने भी किसी जमाने में थोड़ा बहुत बिजनेस किया, और उस वक्त ये डर रहता था कि पता नहीं हमने जो रसीदें काटी हैं वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर सेल टैक्स ऑफिस में चक्कर लगता था, फाइलें बनाई जाती थी, उसके बाद फिर इनकम टैक्स में जाना होता है। आज व्यापारी को जीएसटी आने के बाद क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। सर, पहले क्या होता था, वैट एक्ट में हमें अगर गुड्स की मूवमेंट करनी होती थी तो हमें डिपार्टमेंट से फॉर्म लेने जाना पड़ता था। उसके बिना हम सामान को इधर से उधर भेज ही नहीं सकते थे। लेकिन आज के देश में जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने एक जीएसटी पोर्टल पर ईवे बिल का एक सिस्टम जारी किया है। तो ईवे बिल क्या है, आप रात को 24 घंटे में कभी भी अगर माल को भेजना चाहते हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आपको 2 मिनट लगेंगे सर पोर्टल पर लॉग इन करने में, आप गुड्स की मूवमेंट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कंप्लाइंस है वो सब ऑनलाइन हो गया है। पहले मैनुअल फाइलिंग हुआ करती थी, हमें डिपार्टमेंट में सबमिट कराने जाना पड़ता था। अब आप कभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। धीरे धीरे स्टार्टिंग में
में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन आज की डेट में ये कंप्लायंस इतनी स्मूथ होती जा रही है और पोर्टल इतना स्मूथली वर्क कर रहा है, तो बिजनेसमैन के लिए ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है सर। क्योंकि ये अब एक ही टैक्स है और सारे हिंदुस्तान में एक जैसा टैक्स है, तो स्टेट के अलावा इसमें सेंटर का भी हिस्सा होगा। इस विषय पर भी अगर आप बता पाए कि स्टेट का हिस्सा कितना होता है, सेंटर का कितना होता है, ओवरऑल क्या है, क्योंकि ये जानकारी जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा काम ये है कि हम एजुकेशन बेस कोई भी पॉडकास्ट करें, एजुकेशन बेस करें। आने वाली संतति के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, उनको क्या कुछ लाभ होने वाला है इस फील्ड में आने के लिए, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन पहले जो मैंने प्रश्न उठाया है कि जो सिस्टम है, स्टेट को कितना जीएसटी मिलेगा, सेंटर को, थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आप जानकारी दें। सर जीएसटी में जो मेनली 4 कंपोनेंट हैं, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी। सीजीएसटी का जो पार्ट है वो केंद्र सरकार को जाता है और जो एसजीएसटी का पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आपने किसी भी बिल पे देखा होगा कि 100 रुपए टैक्स लगा हुआ है फॉर एग्जांपल जीएसटी, तो 50 रुपए एसजीएसटी लिखा होगा, 50 रुपए सीजीएसटी लिखा होगा। तो जो सीजीएसटी का पार्ट है वो सिंपल केंद्र सरकार को जाना है और एसजीएसटी का पार्ट है वो स्टेट को जाना है। लेकिन आईजीएसटी तब लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को या सर्विसेज को कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तो उस केस में आईजीएसटी लगाना पड़ता है। अब क्योंकि जीएसटी है, एक ही टैक्स है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो उसको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, जीएसटी का भी लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। तो वो क्या उसमें क्या कंडीशंस होती हैं जिन लोगों को जीएसटी का लाइसेंस लेना चाहिए? सर देखिए, जीएसटी वैसे तो एक बिजनेसमैन के लिए भविष्य है। एक बिजनेसमैन आज की डेट में दूसरे बिजनेसमैन पर तभी ट्रस्ट करता है कि उस पे उसके पास जीएसटी नंबर है। लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ के अंदर कुछ सेक्शन 25 में लिमिटेशन दी है कि जो जीएसटी कब लेना जरूरी है। अगर किसी भी बिजनेसमैन की गुड्स में अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर क्रॉस करती है और सर्विसेज के केस में 20 लाख से ऊपर क्रॉस करती है, तब तो उसको जीएसटी नंबर लेना है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पर जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, ये टर्नओवर की लिमिट वहां पे खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए अमेजोन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फ्लिपकार्ट है, तो उनको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। अगर आप कोई इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यानी जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, जिनको ये डर रहता है कि हमें तो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे या हमें टैक्स ये इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो फ्री है इससे? हाँ बिल्कुल सर। अगर उसकी क्योंकि अगर छोटी एक किराने की दुकान है या कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं तो एक भय रहता है कि आपने टैक्स नहीं दिया या आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, यानी कि वो मुक्त है इससे। नहीं सर, देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने 2 हमारे को सिस्टम दिए हुए हैं। अगर एक छोटा दुकानदार है, वो एक स्कीम दी हुई है गवर्नमेंट ने, उसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। एक होती है रेगुलर स्कीम, होती है कंपोजिशन स्कीम। जो कंपोजिशन स्कीम में जाता है उसको सिर्फ 1% टैक्स पे करना है, लेकिन उसमें लिमिटेशन है उसकी। वो सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ तक है, वो सिर्फ उसको 1% टैक्स पे करना है। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हुई हैं आम पब्लिक के बेनिफिट के लिए। एक व्यक्ति ने लाइसेंस लिया जीएसटी का और उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया, और इसमें ये भी सिस्टम है कि उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी। वो किस प्रकार से रिटर्न भरी जाती है? ऑनलाइन जाती हैं या किसी ऑफिस में जाना पड़ता है लोगों को? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो जीएसटी नंबर लेने के बाद तो सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन है, लेकिन उसमें क्या है कि हमें मंथली बेस पे कंप्लाइंस करना मैंडेटरी है। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं जिसमें जो सामने वाले को टैक्स का बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम अपनी सेल हर मंथ शो करेंगे सिस्टम के ऊपर। तो इसमें जीएसटीआर 1 एक मंथली बेस पे कंप्लाइंस है और जीएसटीआर 3 भी। तो कई लोगों के लिए क्वार्टरली भी है जीएसटीआर 3 भी, कई लोगों के लिए मंथली है। तो एक टर्नओवर की लिमिट है 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए जो जीएसटीआर 3 भी है वो मंथली जाना है। तो ये कंप्लाइंस हर बिजनेसमैन को जो भी जीएसटी नंबर लेता है इसको कंप्लाइंस को पूरा करना मैंडेटरी है उसके लिए सर। मैं एक प्रश्न और भी अपनी तरफ से डालना चाहूंगा कि जो भय था वो खत्म हो चुका है। अब हर व्यक्ति को जीएसटी से घबराने की जरूरत नहीं है और उसको चाहिए कि वो अपने लाइसेंस ले और अपना काम करे। मैं क्या ये जानकारी आपके पास है या आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को कि अगर मैं कहूँ कि 4 भागों में बांटे आप जीएसटी को, तो वो थोड़ा सा जानकारी दें कि कितनी स्लैब्स हैं टोटल और किन किन व्यवसायों पर वो टैक्स देना पड़ता है? सर देखिए, आज की डेट में जो मोस्टली स्लैब्स चल रही हैं वो चल रही हैं 5%, 18%। सिर्फ 2 स्लैब्स मेन नहीं है और कुछ आइटम्स एग्जम्प्ट है, जैसे खाने पीने की चीजें होगी, मेडिकल सर्विसेज होगी। अब डॉक्टर की सर्विसेज पर टैक्स है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो, लेकिन मेजर आइटम में अब ट्रैक्टर है उसके ऊपर 12% टैक्स था, आज गवर्नमेंट ने 5% कर दिया। किसानों के लिए पेस्टिसाइड्स आइटम है उस पर टैक्स हटा दिया गवर्नमेंट ने या कम कर दिया। बहुत सी चीजें हैं जिस पर टैक्स भी कम हुआ है। मेजर जो आज की डेट में जो रेट्स हैं 5% और 18% चल रहे हैं। यानी ओवरऑल माना जाए कि जीएसटी आने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें काफी लाभ मिल रहा है, हमारी जनता को लाभ मिल रहा है। जैसे आपने डॉक्टर्स की बात की है, मेडिसिन की बात की है, पेस्टिसाइड्स की बात की है, यानी किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार से सभी छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बात का तो जश्न मनाना चाहिए हमारी जनता को कि एक समय ऐसा आया कि जब एक भयानक रूप में हम टैक्सेशन को लगते थे कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी टैक्स नहीं भरा। तो ये
एक बहुत अच्छी पहल सरकार ने की है और उन सभी अधिकारियों को साधुवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने ये पहल की है। जितेंद्र जी, क्योंकि टैक्सेशन जीएसटी है या जो भी टैक्सेस हैं या इनकम टैक्स है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बीकॉम कर रहे हैं या जो भी ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, ये जीएसटी टैक्स या जो भी इनके सिस्टम्स हैं, उनका कैरियर है सर अगर मैं करियर की बात कैसे बना सकते हैं उनके? अगर मैं करियर की बात करूं सर, जब जीएसटी शुरुआत हुआ था तब जुलाई 2017 में हमारे देश में 92,000 करोड़ रुपए की टैक्स की कलेक्शन हुई थी पहले मंथ में, और आज वो कलेक्शन 1,74,000 करोड़ पे हो चुकी है। अगर मैं टैक्स पेयर की बात करूं तो उस समय 65,000 इंटरेक्ट टैक्स पेयर होते थे जीएसटी के अंदर। आज वो जो डाटा है वो भी डबल हो चुका है, लगभग 1,40,00,000 टैक्स पेयर है जीएसटी के अंदर, तो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को काम करने के लिए हमारे देश में प्रोफेशनल्स की जरूरत तो पड़ेगी सर। तो एक ये अगर मैं बात करूं कि बच्चों के लिए जो बीकॉम ग्रेजुएट है, प्लस टू पास हैं या बीए है, एलएलबी है या कोई भी है जो इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए करियर बहुत अच्छा करियर है जीएसटी के अंदर। लेकिन उसको एक उसका करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो उसको बेस से पढ़े और अच्छे से पढ़े, उसको अकाउंटिंग नॉलेज भी प्रॉपरली होनी चाहिए, जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसके अंदर कम 174 सेक्शन है, 163 रूल है और 3 शेड्यूल है। तो अगर इन चीजों की प्रॉपरली जानकारी किसी बच्चे को होगी तो वो एक नॉमिनल सा बच्चा भी 40 से 50,000 रुपए महीना इसमें कमाना स्टार्ट कर सकता है अगर वो प्रॉपरली ढंग से इसको सीखता है। तो करियर तो सर इसमें आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है सर। क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, आमतौर पे बीकॉम कर रहे हैं, तो क्या अलग से भी कॉलेजेस हैं या जो रेगुलर कॉलेजेस हैं वही इसको बीकॉम को पढ़ा रहे हैं? और क्या वहाँ अब क्योंकि अब जीएसटी आया है, क्या अलग सब्जेक्ट कॉलेजेस ने इसके लिए लेके आए हैं कॉलेजेस? हाँ सर, बीकॉम के अंदर तो ये सब्जेक्ट मैंडेटरी हो गया है जीएसटी, तो और भी कोर्सेज हैं जैसे सीए हो गया, एमकॉम हो गया, उसके अंदर भी जीएसटी सब्जेक्ट है। लेकिन ये तो एक सर थ्योरेटिकल पढ़ाई है, आपको प्रैक्टिकली भी सीखना होगा। तो उसके लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल करे आप काम नहीं कर सकते किसी भी बिजनेसमैन, क्योंकि उससे हो सकता है उसको लाखों रुपए का बाद में नुकसान भरना पड़े। तो ये डिपेंड करता है प्रॉपरली जो आपका प्रोफेशनल है उसकी नॉलेज कितनी। आप क्योंकि टैक्सेशन बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, क्या आप लोग कॉलेजेस या स्कूल्स में जाके इस प्रकार के कोई सेमिनार्स करते हैं ताकि आने वाले बच्चे अपना भविष्य टैक्सेशन की तरफ करें, या कोई आपका प्लान है कि आगे हम जाके कॉलेजेस में कुछ काम करेंगे? जी सर, अब हम सोच रहे हैं कि नए बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, ठीक है ना, कि ये क्यों मैंडेटरी है। हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी की, और मैंने अभी प्रश्न आपसे पूछा कि क्या आप स्वयं या कोई संस्थाएं इस प्रकार के काम कर रही हैं कि वो कॉलेजेस में जाकर लोगों को ट्रेनिंग दे जीएसटी के बारे में? डेफिनेटली सर, हम अब कोशिश करने जा रहे हैं ऐसा, और आपके माध्यम से भी मैं सब लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर कोई भी बच्चा हमारे से फ्री एडवाइस लेना चाहता है कि इस लाइन के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे कंप्लाइंस को जो वो सीख सकता है कि कैसे कंप्लाइंस करना है, कौन कौन से बच्चे इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, तो हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चे को अगर नॉलेज चाहिए, हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक प्रश्न और भी साथ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जीएसटी की बात हम कर रहे हैं और बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं। एक आजकल आईटीआर से बहुत लोगों को भय लगता है कि हम उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे उनको काफी सारा नुकसान भी देखना पड़ता है। आप इस विषय में अगर सतर्क करें लोगों को, हमारी जनता को, तो शायद सभी लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी भरें। सर बिल्कुल सर, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न तो हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि हर व्यक्ति को जो भी 2.5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बहुत से लोग तब फाइल करते हैं जब उनको कोई लोन की जरूरत पड़ती है या उनको स्टडी वीजा के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उस समय कहते हैं कि हमारी 3 साल की आईटीआर फाइल कर दीजिए, लेकिन वो एक प्रॉपरली पैटर्न नहीं है सर। वो उस केस में बिलेटेड रिटर्न फाइल्स करनी पड़ती है, रेगुलर रिटर्न नहीं मानी जाती। लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ अगर लोग पहले ही अपनी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि किसी ने भी बाहर जाना है, किसी ने भी गाड़ी परचेज करनी है या लोन लेना है, तो आईटीआर तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है सर हर चीज के लिए। अभी लोगों में ये भी चर्चा रहती है कि एक बार हमने अगर आईटीआर भर दिया, आप ये समझिए कि उस वर्ष में उनकी इनकम है और वो टैक्स दे रहे हैं, और अगले वर्ष उनकी इनकम कम हो जाती है तो उनको फिर आईटीआर भरनी पड़ेगी। नहीं सर, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर जिसकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है? हाँ, अगर इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आईटीआर फाइल करना उसके लिए मैंडेटरी है। मैं समझता हूँ कि अगर अभी आपने बात करी स्टडी वीजा की, जो लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास इनकम है या नहीं है। वो अपने बच्चों को लोन लेके या अन्य साधनों से या अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से हेल्प लेके बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पेपर्स हैं वो तैयार होते हैं
पेरेंट्स के या उस बच्चे के, तो उस हालात में तो ITR भरनी आवश्यक है ना। सर बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि 2.5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है, या जो भी बच्चा बाहर जाना चाहता है, कई बार क्या होता है कि उस केस में उसको ITR फाइल करनी ही पड़ेगी, चाहे उसकी इनकम 2.5 लाख से कम भी है, लेकिन ITR तो फाइल करनी ही पड़ेगी। तभी उसका वीजा लग पाएगा, तभी उसकी जो फाइनेंशियल्स बन पाएंगे कि वो उनका टोटल फैमिली की अर्निंग कितनी है, उसके बेस पे ही बैंक लोन देगा, वीजा की फाइल प्रोसेस होगी। तो ये तो सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ITR फाइल करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि ITR एक हवा नहीं है, एक आज की आवश्यकता है जो हर व्यक्ति को भरना चाहिए। क्या बहुत छोटे दुकानदार भी भर सकते हैं इसको? बिल्कुल सर, कोई भी भर सकता है, जो भी 18 साल से ऊपर का चाहे व्यक्ति उनकी है। कोई इनकम है या नहीं, टैक्सेबल इनकम है बिल्कुल या सर, नहीं है। ITR 2.5 लाख से कम वाला भी भर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो भर नहीं सकता। जी। चाहे उसकी 10,000 रुपये इनकम है, चाहे 0 इनकम है, ITR तो वो भी फाइल कर सकता है। आजकल क्योंकि नया दौर चल रहा है, आप हर चीज के आपके जो अकाउंट्स हैं वो आधार से जुड़ रहे हैं, आपके ITR से जुड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स के ITR का आपको कहीं ना कहीं फायदा है। बहुत सारी सरकार की स्कीम्स ऐसी आती हैं जिसके अंदर उनकी डिमांड रहती है कि क्या आप ITR भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, तो इसका तो लाभ है ना। सर बिल्कुल सर, लाभ है। गवर्नमेंट आजकल यही देखती है, बैंक सबसे पहले ये चीज देखता है कि सामने वाला अर्न क्या कर रहा है लोन देने से पहले, ठीक है ना। आप कुछ भी काम करें तो ITR तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है ही है, और कई जगह तो ये कंपलसरी भी है। हर बिजनेसमैन के लिए उसको अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है, कैंडल अकाउंट बनाना होता है, उसमें वो दिखाएगा ना कि मेरा क्या प्रॉफिट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपने ITR तो फाइल करनी ही पड़ेगी सर। यानी कई बार बहुत सारी चीजें जो सरकार की तरफ से आती हैं और उस पर कंडीशन रहती है कि आपके आधार होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर कंडीशंस कई जगह ये भी सुनने को आई, मुझे कंफर्म नहीं है कि ITR भी मांगते हैं वो, भले उनकी इनकम है या नहीं है। यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए भी ITR की आवश्यकता है। सर देखिए, अब अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करूं, लेकिन कई लोग क्या है कि कुछ स्कीम की वजह से, कुछ स्कीम ऐसी है गवर्नमेंट की, वो उनको मिलती है जिनकी इनकम बहुत कम है। उस केस में अगर वो ITR भरता है तो उसका जो डाटा है वो शेयर तो होता ही है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है जी, ये पर्सन इतने अर्न कर रहा है, तो उसके कई तरह की स्कीम्स बंद भी हो जाती हैं। ITR कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसको कहाँ रिक्वायरमेंट है। तो ये तो वैसे हर बिजनेसमैन को, जो भी हर सैलरीड पर्सन को ये ITR फाइल करना जरूरी है। किसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, ठीक है ना, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे जो इनकम आ रही है, तो कई तरह की इनकम्स आती हैं। आजकल तो पोर्टल पे ऐसी जानकारी आ गई, आपकी हर एक किस्म से कुंडली पोर्टल खुद ही बना के दे देता है कि आपकी कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। फॉर्म 26S फॉर्म पोर्टल पर है, और एक AIS के नाम से फॉर्म है इनकम टैक्स पोर्टल पर, इसमें आप सारा डाटा जो है आपका फैच कर लिया जाता है कि आपके पास कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ कहाँ आपकी सिक्योरिटीज हैं, कहाँ कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में है, तो सारा डाटा वहाँ पे आ जाता है। तो इस केस में हमें ITR फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो आप इस चर्चा में निष्कर्ष ये निकालेंगे कि GST एक हमारे देश की आवश्यकता थी और वो पूरी हुई है, जिससे सभी लोगों को फायदा हुआ है, किसी को नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही ITR भी आपके बेनिफिट के लिए है। मैं इस विशेष पॉडकास्ट के लिए जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं समझता हूं कि आपकी जानकारी से आम जनमानस को बहुत सारी चीजें सुनने, सोचने को, समझने को मिलेंगी। सर मैं जानकारी चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने जो चर्चा करी है बच्चों की एजुकेशन की, कि इस फील्ड में कैसे जाए, वो GST के मास्टर कैसे बने, या इनकम टैक्स रिटर्न भरने के मास्टर कैसे बने, वो एडवोकेट्स कैसे बनेंगे, वो अपना BCom या MCom कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं कि जिससे वो इस GST पोर्टल के लिए या इनकम टैक्स के लिए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए किस प्रकार की एजुकेशन उनको चाहिए, वो स्टेप्स मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे जो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उनकी जानकारी ताकि बढ़े। सर देखिए, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कॉमर्स ग्रेजुएट या +2 से पास, कॉमर्स से पास आउट है, या आप LLB हैं, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। अब बात आ गई सर करना क्या होगा स्टूडेंट्स को सर देखिए, इसमें सबसे पहले तो बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी भी फर्म के अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करोगे तो आपको उनकी फिजिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का पता ही नहीं चलेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। साथ के साथ आपको GST के कोर्सेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें कई तरह के कोर्सेज हो सकते हैं, बेसिक कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, एडवांस कोर्स, जिसमें आपको GST की प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। GST को बेस से पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन, टैक्स कैसे आया, कब कब GST लगता है, रिवर्स चार्ज कब लगता है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कब लगता है, तो रेगुलर टैक्स पेयर कौन है। इस तरह से बहुत से टेक्निकल फॉर्म्स हैं GST के अंदर, जो स्टूडेंट्स को पढ़ने बहुत जरूरी है। तो जब तक वो ये चीजें कवर अप नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर आना, अगर वो आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का वो काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो प्रॉपरली ढंग से GST को सीखे। और ये सर बहुत एडवांस सब्जेक्ट है, मतलब बहुत डीप सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में इसको सीखा जा सकता है, क्योंकि हमारे को भी 15 साल सर इस फील्ड के अंदर हो चुके हैं, ठीक है ना।
तो लेकिन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है इसके अंदर, अगर बच्चे प्रॉपरली ढंग से इसको सीखते हैं और पढ़ते हैं तो सर। आमतौर पे इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि कैरियर बनाने की चिंता सभी को रहती है। बच्चा ये सोचता है मुझे क्या पैकेज मिलेगा, या मैं अगर अपनी प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। क्या संभावनाएं लगती हैं आपको कि वो अपना अगर कहीं किसी कंपनी में जाके एम्प्लॉय होता है, जो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एडवोकेट्स को जो ये जीएसटी के लिए काम कर रही है वो एम्प्लॉयज भी बनते हैं वहाँ पे जाके, या अपना वो बिजनेस खोलना चाहते हैं, अपनी फर्म बनाना चाहते हैं, अपनी ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो किस प्रकार के एवेन्यूज उनके पास क्या कुछ कर सकते हैं और कितनी अर्निंग की संभावना उनके पास रहती है। क्योंकि जब तक बच्चे को नहीं पता लगेगा कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा और मुझे इतनी कमाई होगी, तब तक उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो ये मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी जानकारी हमें दें कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। सर देखिए, अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो सर इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है Limitation पैसा कमाने की। और बात रही, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, मैंने पहले भी कहा, तो नॉलेज होगी तभी आप इसके अंदर पैसा कमा पाएंगे। और बात रही कि क्या क्या ऑप्शन होंगे आपके पास, आप इसमें अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप जॉब में भी जा सकते हैं, आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं, आप ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है। ठीक है ना सर। तो ये बच्चे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसको उसने कितने ढंग से इस सब्जेक्ट को कवर अप किया है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो इन सब बातों को लेकर ही एक स्टूडेंट को सोचना होगा कि वो भविष्य में क्या करना चाहता है। राइट। अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो अर्निंग तो सर एक बेसिक जो अकाउंटेंट है वो भी एक 40 से 50 हज़ार रुपये महीने इसमें कमा सकता है शुरुआत में, लेकिन अपर लिमिट सर कोई नहीं है। तो यानी कि उनका भविष्य जो है सुरक्षित है अगर वो जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं, या इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, या एलएलबी करते हैं इस सब्जेक्ट में, या बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप, क्योंकि आज मेरो हरियाणा पे आए हैं और ये मौका है कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करें, आप उनको किस प्रकार से उनको एजुकेट कर पाएंगे, आप डायरेक्ट उनके पास कैसे पहुंच पाएंगे, या आप कोई सेमिनार करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये भी जानकारी आप दें और भविष्य में हम क्या कुछ कर सकते हैं मेरो हरियाणा के साथ मिलकर। सर अगर मैंने पहले भी करियर के बारे में बताया ही है बच्चों को, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि हमारे देश में लोगों को अवेयर ही नहीं किया जा रहा। अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बच्चों को प्रॉपर्ली अवेयर किया जाएगा कि ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर किसी भी कॉलेज को ज़रूरत है कोई सेमिनार करने की, तो मैं उनके लिए सेमिनार कर सकता हूँ, क्योंकि ये बच्चों को अवेयर करने के लिए कि ये सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिना टैक्स के कोई भी देश नहीं चल सकता। तो हर बिजनेसमैन के लिए कंप्लायंस जीएसटी की और इनकम टैक्स की रहेगी। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स की भी जरूरत रहेगी। यानी आप अपने कॉलेजेस में जाके अपनी सर्विसेज देंगे या वहाँ पे सेमिनार करेंगे, आपको कैसे संपर्क करें लोग? मेरो हरियाणा के माध्यम से करेंगे या डायरेक्टली आपसे मिल सकते हैं? सर मेरो हरियाणा के माध्यम से भी और डायरेक्ट भी, अगर मुझे कोई अप्रोच करता है जी। किसी भी कॉलेज के अंदर सेमिनार देने के लिए, तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगा और बच्चों के लिए तैयार रहूँगा, और उनको जागरूक करने के लिए कि कैसे वो अपनी लाइफ इसके अंदर बढ़ा सकते हैं सर। तो मैं कहना चाहूँगा कॉलेजेस के जो भी मैनेजमेंट है कि जब भी आपको इस प्रकार के कोई सेमिनार करवाने हो जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप मेरो हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं या जितेंद्र भारती जी से बात कर सकते हैं, ताकि भविष्य में एक अच्छे स्टूडेंट्स निकल पाए, एक अच्छे प्रैक्टिशनर निकल पाए, और जीएसटी और इनकम टैक्स की जो अवधारणाएं हैं या मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर कर पाए। इस चर्चा में निष्कर्ष ये निकालेंगे कि जीएसटी एक हमारे देश की आवश्यकता थी और वो पूरी हुई है, जिससे सभी लोगों को फायदा हुआ है, किसी को नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही आईटीआर भी आपके बेनिफिट के लिए है। मैं इस विशेष पॉडकास्ट के लिए जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आपकी जानकारी से आम जनमानस को बहुत सारी चीज़ें सुनने, सोचने को, समझने को मिलेंगी। एक बार फिर हम दोबारा से मिलेंगे, क्योंकि जीएसटी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इस पे हम दोबारा से बार बार आपसे चर्चा करेंगे। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।